नमस्कार। आरणी चैरिटेबल फाउंडेशन के आध्यात्म पर आधारित इस प्रोग्राम में मैं राजेंद्र सक्सेना आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, इस श्रृंखला का हमारा मेन उद्देश्य ये है कि आध्यात्म को आधुनिक जीवन से जोड़ना, कि कैसे आध्यात्म के सिद्धांत हम सदुपयोग में लाके आज के दौर में भी अपने जीवन को सफल और संतुष्ट बना सकते हैं, है ना। अभी तक लोगों को ऐसा थोड़ा सा मिथक था कि अध्यात्म कोई दूसरी दुनिया की बात है, विज्ञान हमारे काम का है। जरूर है विज्ञान। अध्यात्म सिर्फ यह है कि आत्ममंथन है, आत्मचिंतन है, एक सोच है, लेकिन ये हमें बाहर वर्क करने में बहुत हेल्प करती है ना। हाँ जी, आप सभी का स्वागत है। मैंने शुरू कर दिया, आप लोग की प्रेजेंस देखी तो आई स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, लीना जी, समय पे आप आ गए हैं। मुझे कुछ आइकॉन्स दिखने लगे अब। देखिए, जैसे हम मोबाइल खरीदते हैं या लैपटॉप खरीदते हैं तो पहले उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाउनलोड करते हैं, उसमें एक सॉफ्टवेयर डालते हैं, उस सॉफ्टवेयर को समय समय पे अपग्रेड करते हैं, अपडेट करते हैं, है ना। तो करीब करीब वही हम यहाँ कर रहे हैं। हम पहले चिंतन और मंथन करके अपना ये सॉफ्टवेयर को समझ रहे हैं, है ना। ये हार्डवेयर जो शरीर है उस पर तो आप सब जानते हैं कि बहुत ज़्यादा इसमें रिजल्ट नहीं आ पाते हैं। आप इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने आप को हेल्थ अच्छी कर सकते हैं, लेकिन ये सॉफ्टवेयर में तो इनॉर्मस चेंजेस आ सकते हैं, है ना। और सॉफ्टवेयर की ज़्यादा वैल्यू है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जैसे मोबाइल को या लैपटॉप के पहले फीचर्स देखते हैं कि ये कैसे काम कर सकता है, क्या क्या काम कर सकता है, इसकी इफिशिएंसी कैसे अच्छी होगी। तो जब हम पूरा उसका स्टडी कर लेते हैं तो उसका यूज अच्छा कर पाते हैं। मोबाइल में फीचर्स क्या क्या हैं, ये जब हम स्टडी कर लेते हैं तो हम उसका यूज अच्छा कर पाते हैं। तो हमने कभी अपना स्टडी नहीं किया ना, तो हम अपना भी यूज प्रॉपर नहीं कर पा रहे, है ना। कि हम कैसे सोचते हैं, हमारे इमोशंस और हमारा जो मन और हमारी बुद्धि, इसमें जो कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है। जो लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पिछले हम 5-6 महीने से इस पे प्रोग्राम करते आ रहे हैं, अपन ने एक विस्तार से डिस्कस किया था कि ये इमोशनल बैलेंस, ये अभी पूरी दुनिया का सबसे प्राइम टॉपिक बना हुआ है। दुनिया की सबसे बड़ी रिसर्च जो हुई है, सबसे लंबी, वो हार्वर्ड में हुई है। वो करीब 60-65 साल चली इमोशंस पे, इमोशनल इंटेलिजेंस पे। उसमें इन्होंने 300 हार्वर्ड के स्टूडेंट्स को लिया सर्वे में, और करीब 500 बोस्टन के यंगस्टर्स को लिया आज से 65-70 साल पहले। 19-20 साल के 800 लोगों को उन्होंने चुना, उनसे एग्रीमेंट साइन किया कि हम आपकी पूरी लाइफ का स्टडी करेंगे। और उनका ऑब्जेक्टिव क्या था कि फॉर्मूला फॉर हैप्पी लाइफ, हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, इसका फॉर्मूला क्या है। तो 800 लोगों का स्टडी करेंगे। तो 19-20 साल की एज में लिया, और जब तक वो जीवित रहे तब तक ट्रैक किया। उनके बार बार इंटरव्यू लेते थे, उनके फैमिली मेंबर्स के इंटरव्यू लेते थे, उनके दोस्तों से मिलते थे, उनके डॉक्टर्स से मिलते थे,
उनकी रिपोर्ट देखते थे, उनकी मार्केट में पोजीशन क्या है ये देखते थे, और उसमें से कुछ बिजनेसमैन बने, कुछ ब्यूरोक्रेट्स बने, कुछ पॉलिटिशियन बने, कुछ क्रिमिनल बने, है ना, जेल भी गए, कुछ कुछ सक्सेसफुल हुए, कुछ अनसक्सेसफुल हुए। फॉर्मूला ड्राइव करना था उनको, और अल्टीमेटली वो इस नतीजे पे पहुंचे कि अगर किसी एक फॉर्मूले को पकड़ना है हैप्पी लाइफ का, तो दैट इज इंटरपर्सनल रिलेशंस। जो व्यक्ति लोगों से अच्छे तरीके से कम्युनिकेट कर सकता है उसकी लाइफ अच्छी होती है। आपने देखा होगा कि जीवन में अपने ज़्यादातर बखेरा इसलिए खड़ा होता है कि कई बार हम सामने वालों को ठीक से समझ नहीं पाते, और कई बार हम उसको ठीक से समझा नहीं पाते, है ना। समझ इसलिए नहीं पाते कि हम उसको ध्यान से सुनते नहीं हैं, है ना। जब वो बोल रहा होता है तो हमारा ध्यान उसके बोलने पे नहीं जाता, कान से सुनते तो हैं लेकिन दिमाग से समझते नहीं हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इंगेज्ड है कि मुझे क्या बोलना है। हमारा दिमाग उधर लगा हुआ है कि मुझे क्या बोलना है, तो सामने वाला क्या सुन रहा है उसको हम समझ नहीं रहे। एक 10%, एक हियरिंग जिसे कहते हैं ना, हियरिंग और लिसनिंग का फर्क। हियरिंग मतलब आवाज जा रही है कान में, और लिसनिंग मतलब माइंडफुल लिसनिंग। तो हम क्या करते हैं, वो बोल रहा है तो सुन नहीं रहे, हमें क्या बोलना है दिमाग उसमें लगा हुआ है, क्योंकि सुनना दिमाग को है, कान को नहीं। इसी तरीके से वो भी हमको नहीं सुन रहा है, तो दोनों सुन नहीं रहे हैं, खाली बोल रहे हैं, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, है ना। तो कई बार हम ठीक से सामने वालों को समझ नहीं पाते, इसलिए कॉन्फ्लिक्ट होता है। कई बार हम ठीक से समझा नहीं पाते। अब समझाने में देखो, हियरिंग तो हमने देख लिया कि भैया हियरिंग बचपन से करते आ रहे हैं। यस, इंट्रोवर्ट लोग कम्युनिकेट कैसे संवाद, यस, हाँ लीना जी लेता हूँ आज इसको, है ना। इंट्रोवर्ट लोगों के लिए कम्युनिकेशन बड़ा मुश्किल होता है। देखिए, इंट्रोवर्ट, पहली चीज तो यह है कि कोई भी फुल्ली इंट्रोवर्ट नहीं होता और कोई भी फुल्ली एक्सट्रोवर्ट नहीं होता, है ना। हम कई बार लाइफ में इस उलझन में पड़ जाते हैं, 0 या 100, इधर की बात करते हैं तो हम उस एंड का सोचते हैं, उधर की बात करते हैं तो इस एंड का नहीं। इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी कहीं कहीं ऐसा खुलता है ना, कि वो भीड़ में नहीं खुलता, तन्हाई में खुलता है। समंदर इतना गहरा है कि गहराई में खुलता है। तो इंट्रोवर्ट से इंट्रोवर्ट व्यक्ति भी कहीं खुल जाता है बहुत ज्यादा, और एक्सट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट व्यक्ति भी कभी कभी बड़ा अकेला पड़ जाता है ना। तो ये हम कभी कभी, हम अक्सर इसका मिक्स होते हैं मूड के हिसाब से, सिचुएशन के हिसाब से। हाँ, कुछ लोग इंट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट ज़्यादा होते हैं, लेकिन ये दोनों ही कायदे से देखा जाए तो क्वालिटी है, लेकिन यूज़ अलग अलग जगह आती है ना। अपन हाई बीपी की दवा लो बीपी वालों को देंगे तो उसका हालत और ख़राब हो जाएगी। तो जहाँ इंट्रोवर्ट काम करता है वहाँ इंट्रोवर्ट ही करता है, और जहाँ एक्सट्रोवर्ट काम करता है वहाँ एक्सट्रोवर्ट ही करता है। एक्सट्रोवर्ट जो है ये मार्केटिंग में बड़े सक्सेसफुल हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना, खटाखट रिलेशन बनाना और अपना काम करवाना, ये एक्सट्रोवर्ट लोगों की क्वालिटी है। और इंट्रोवर्ट लोग क्या है कि थिंकर कैटेगरी के होते हैं, अकेले में बैठना, सोचना, समझना, प्लान करना, है ना।
तो फैक्ट्री या कोई भी बिजनेस में ये दोनों का मिक्स ही चलता है। जो जेन्युइन एक्सपर्ट होते हैं, जेन्युइन एक्सपर्ट, वो इंट्रोवर्ट ही होते हैं, और जो मार्केटिंग सक्सेसफुल मार्केटिंग पर्सन होते हैं वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। तो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। तो जब टीम बनती है तो ये कॉम्बिनेशन दोनों से बनती है, लेकिन हम अपने को भी सुधार सकते हैं। सारी क्वालिटी हर इंसान में है। भगवान ने ये कोई नहीं, डर, भय, उत्साह, साहस, कोई सी भी, वही तो बीज पेड़ बनता है। सारी क्वालिटी सभी व्यक्तियों के अंदर है, पर वो किस बीज को ज़्यादा खाद पानी देता है वो बढ़ जाता है। तो हम इंट्रोवर्ट भी हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हैं, लेकिन हमने जिस पे काम ज़्यादा किया उस फील्ड में आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमको पता करना चाहिए कि सारी क्वालिटी, सारी पोटेंशियलिटी, संभावना सभी व्यक्तियों में है। बस जिस चीज़ पे अपन खाद पानी देंगे, जिस पे वर्क करेंगे, वो चीज़ बढ़ जाएगी। तो इंट्रोवर्ट व्यक्ति की स्ट्रेंथ क्या है कि वो थिंकर कैटेगरी का, किसी चीज़ के डीप में जाने की क्षमता उसकी है। और एक्सट्रोवर्ट क्या है कि वो इमीडिएटली बहुत सारे लोगों से मिलकर काम कर सकता है। तो जब टीम की बात आती है दोनों चाहिए, लेकिन जब इंडिविजुअल की बात आती है तो हमें दोनों करना पड़ेंगे। जैसे अभी हम चिंतन और मनन करेंगे तो हमारी इंट्रोवर्ट क्वालिटी काम में आएगी, और जब हम दूसरे लोगों से कम्युनिकेट करेंगे तो हमारी एक्सट्रोवर्ट क्वालिटी काम में आएगी, है ना। अब ये थोड़ी कह सकता कि डर जो है, डर कोई खराब क्वालिटी है। जरूरत आने पे डर भी जाता है इंसान, सिचुएशन ऐसी है, डर गया। पर डरपोक होना बात अलग है ना। कोई डरपोक है, वो हर चीज में डर रहा है ना। गुस्सा आना कोई बात नहीं है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि गुस्सा आ जाता है, गुस्सा जरूरी भी है, लेकिन कब, किस पे, किस तरह, कितनी देर तक करना, वो बैलेंस होना चाहिए। तो गुस्सा आना कोई बुराई नहीं है, लेकिन गुस्सैल होना ये गलत है कि बात बात में गुस्सा हो जाता है। तो सारी चीजें काम की हैं, सारे मसाले किचन में अपने काम के हैं, पर कौन सी डिश में कितना डलना, कौन सा नहीं डलना, बस ये अपने को, ये जजमेंट अपने को सीखना है। कोई क्वालिटी बुरी नहीं है, कोई मसाला गलत नहीं है, पर किसी डिश में डलता है, किसी में नहीं डलता, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। तो ये अब जो हम फॉर्मूला डिस्कस कर रहे हैं इंटरपर्सनल रिलेशंस का, ये दोनों के काम का है। जब हम इसको सुनेंगे और समझेंगे तो गहराई से चुपचाप इसको समझ लेंगे, लेकिन जब अप्लाई करेंगे तो फिर हम रिलेशन मेंटेन करने वाले तरीके से। तो ये इतनी बड़ी रिसर्च हुई जो 65 साल चली, और इसमें 4 टीम बदल गई, क्योंकि बेचारे कोई नौकरी छोड़ गया, किसी की डेथ हो गई टीम में, कभी फंड की शॉर्टेज आ गई। तब जाके उनने लुब्बे लुबाब क्या निकाला कि जिसके लोगों से डीलिंग ज़्यादा है, अच्छे हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से डीलिंग है। देखिए बिजनेस में भी आप कितना जानते हैं ये कम मायने रखता है, लेकिन आप कितनों को जानते हैं ये ज़्यादा मायने रखता है। कितने ज़्यादा लोगों से आपके रिलेशन हैं ये ज़्यादा मायने रखता है, और कैसे रिलेशन है वो मायने रखता है। तो इंटरपर्सनल रिलेशन आपके बिजनेस के लिए भी अच्छा है, जॉब के लिए भी अच्छा है, उसके रिलेशन बॉस से भी अच्छे रहेंगे, सबऑर्डिनेट से भी अच्छे रहेंगे, कोलीग से भी अच्छे रहेंगे। वो लोगों को कोऑपरेट करेगा, उनसे कोऑपरेशन लेगा, है ना। हमको इन्फॉर्मेशन हमारी टीम से मिलती है और हम आगे उससे बढ़ जाते हैं। तो उनका एक ही नतीजा कि इंटरपर्सनल रिलेशन। तो इंटरपर्सनल रिलेशन कैसे आते हैं? हमारे कम्युनिकेशन से आते हैं, है ना।
आप ये देखिए कि जब आप कहना, आजकल लोग सुनते कम है और सुनाते ज़्यादा हैं, समझते कम है समझाते ज़्यादा हैं, इसलिए सुलझते कम है और उलझते ज़्यादा हैं। अभी सब भरे पड़े हैं सुनाने के लिए, और उसमें अगर आप लिसनर बन जाए, लिसनर, तो पहली चीज़ तो आपकी डिमांड होगी, क्योंकि सारे लोग सुनाने को तैयार बैठे हैं, सुनने को कोई तैयार नहीं है। उसी बीच में एक आप आ गए सुनने के लिए, तो सब बड़े खुश हो जाएंगे कि चलो भाई एक आया लिसनर, और गुड लिसनर। तो पहली चीज़ तो अपन पॉपुलर हो जाते हैं। देखिए ये सब चीज़ हमको आध्यात्म सिखा रहा है। ये आध्यात्म हमारी पर्सनैलिटी डेवलप कर रहा है, और इस पर्सनैलिटी से फिर हम सक्सेस होते हैं, है ना। तो जब हम गुड लिसनर होते हैं तो हम पॉपुलर हो जाते हैं, लोकप्रिय हो जाते हैं। हाँ, थैंक यू सुषमा जी। लोग बुलाएंगे आपको, आओ चाय पियो नाश्ता करो, क्योंकि उनको कोई मिल रहा है सुनने वाला। तो एक चीज़ तो हम पॉपुलर हो रहे हैं, दूसरे के दिल में हम जगह बना रहे हैं। मकान बनाना आसान है, लेकिन किसी के दिल में जगह बनाना बड़ा मुश्किल है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप कुछ सीख रहे हैं नया। देखिए जब हम बोलते हैं तो जो हम जानते हैं उसी को बोलते हैं, तो हमारे नॉलेज में कोई बढ़ोतरी नहीं होती। लेकिन जब आप सुनते हैं तो हमारे नॉलेज में डेफिनेटली बढ़ोतरी होती है, इम्प्रोवाइजेशन होता है, सुधार भी होता है। सामने वाला अगर गलत भी बोल रहा है तो भी आपको पता पड़ जाता है कि देखो ये गलत बोल रहा है, मैंने पकड़ लिया है, अब मुझे ये काम नहीं करना है। जो गलती आपको सामने वाले में दिख रही है, जैसे एक स्पीच में एक साहब ने आके अपनी इंटेलिजेंस दिखा दी कि मैं 4-5 लैंग्वेज बोलता हूँ, चाइनीज़ और जर्मन और फ्रेंच और ये वो, आप कौन सी भाषा में सुनेंगे। तो लोगों ने कहा हमको तो हिंदी और इंग्लिश मिक्स बताइए। 2-2.5 घंटे उन्होंने लेक्चर लिया। बाद में जब ऐसे बैठे फ्री टाइम क्वेश्चन आंसर, तो किसी ने कहा साहब थोड़ा सा चाइनीज़ बोल के दिखाइए, फ्रेंच बोल के दिखाइए, जर्मन बोल के दिखाइए, तो वो बोल नहीं पाए। उसका पूरा जितना 2-2.5 घंटे उसने बताया ना, वो सब टेबल टर्नर होता है। ये जैसा कोर्ट में होता है ना, आपने 10 चीज़ें बोली, एक भी गलत साबित हो गई तो पूरा केस खारिज हो जाता है, भले ही 9 आपने सही बोली हो, एक भी गलत। तो जब मैंने उसका एपिसोड बहुत पहले देखा तो मुझे समझ में आया कि जो भी बोलना ऑथेंटिक तो बोलना ही है, कहीं भी उसमें एग्जेगरेशन नहीं होना, ट्विस्ट और टर्न नहीं होना। उसमें जरा सा भी अगर झूठ शामिल है और वो एक्सपोज हो गया तो पूरा सेशन गया। तो क्या होता है, सामने वाला अगर गलती भी करता है तो हमारे तो समझ बढ़ती है ना। तो जब हम गुड लिसनर होते हैं तो डबल बेनिफिट होता है। पहली चीज़ तो हम पॉपुलर होते हैं, दूसरी चीज़ हम सीखते हैं। और हाँ लीना जी सुन रहे हैं ना आप, ये इंट्रोवर्ट के भी काम का है और एक्सट्रोवर्ट के भी है। एक्सट्रोवर्ट ये ज़्यादातर गलती करते हैं, वो सुनने के आदी नहीं होते हैं, वो बोलने बोलने के आदी रहते हैं। एक्सट्रोवर्ट है ना वो, तो उनको ये सीखना चाहिए। अच्छा, जब हमने सामने वालों को समझ लिया ना, तो अब हमको समझाना आसान है। और जब तक हमने उसको समझा नहीं तो हम समझाएंगे क्या। तो समझाना हमको, पहली बात हम जब समझ लेते हैं तो हमको समझाना आसान होता है। तो जब हम ठीक से समझ लेते हैं और जब ठीक से समझाते हैं तो हमारी 90% प्रॉब्लम तो वैसे ही सॉल्व हो जाती है। और बिना समझे पहली चीज़ समझाएंगे तो समझा नहीं सकेंगे। और दूसरी चीज़ क्या रहती है कि हमारी टोन। देखिए हम जो कह रहे हैं वो सामने वाले के दिमाग पे असर डालता है, दिमाग से सुनता और समझता है। लेकिन हम जिस अंदाज में कह रहे हैं, जिस टोन में कह रहे हैं, जिस लहजे में कह रहे हैं, वो उसके दिल पे असर डालता है। और दिल मतलब आपका इमोशनल माइंड।
और एक बार आपकी कोई सी बात उसको हर्ट कर गई तो अब कोई भी बात समझ में नहीं आएगी उसके बाद, है ना। मियाँ बीवी का जब झगड़ा होता है तो अक्सर ये डायलॉग आपने सुना होगा कि इस तरीके से मुझसे बात मत करा करो। क्या बात कह रहे हैं उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है किस तरह से कह रहे हैं, है ना। कोई भी बात कब और किस तरह कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। तो आपका टोन, आपको इमोशंस का भी ख्याल, अगर उसने कुछ गलत कहा भी है तो उसके पॉइंट को गलत साबित करना है, उसको गलत नहीं बोलना। भाई कुछ रिपोर्ट आई तो भैया ये गलत लिखा है या इसमें ये मिस्टेक है, मतलब मिस्टेक उस पॉइंट में है। आपकी और मेरी ओपिनियन, आपकी ओपिनियन में ये चीज आप गलत हो ये कभी नहीं बोलना, आप हो जाता है बिल्कुल पर्सनल। तो जहाँ किसी को चैलेंज किया अब तो वो जो है ना कि मेरी कमीज, इसकी कमीज मेरी कमीज से ज़्यादा सफ़ेद कैसे, ये मेरा और सामने वाला का कंपैरिजन नहीं है, मेरा और उसकी शर्ट का भी नहीं है, ये डिटर्जेंट पाउडर का कंपैरिजन है। तो कहाँ गलत है, तो बड़े सफाई से, है ना। तो ये अब ये सोच जैसे हमारी चेंज होती है ना, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, और हमारा बिहेवियर चेंज होता है तो हम लोगों से अच्छा डील कर पाते हैं। करीब करीब मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि एक प्रतीक के लिए जब एक पेड़ है तो उसकी जड़ होती है जिसके ऊपर वो पेड़ खड़ा है, और तना जो है ये बाकी पत्तियों को, फल वगैरह इसको संभालता है पूरा। तो जड़ से पेड़ को ताकत मिलती है। तो जो अध्यात्म है ये हमारी जड़ें मजबूत कर देता है। जो सॉफ्टवेयर लोड करने की अपन बात कर रहे हैं ना, तो ये संस्कार लोड कर देता है हमारे में, अच्छे संस्कार, है ना। जैसे कुछ संस्कार हमारे होते हैं कि हमारे मन माफिक नहीं हुआ तो हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, देखो क्या हुआ है, फिर से प्लान करो। भाई मैं सोच रहा था, हो सकता है कि मुझे क्या अच्छा लगता है और मेरे लिए क्या अच्छा है, इन दोनों में फर्क है। तो संस्कार अभी हमारे क्या लोडेड है, मन माफिक नहीं हो तो गुस्सा आना, मेरी राय से अपोजिट कोई बोले तो गुस्सा आना, इसको हम एडजस्ट कर देंगे। जैसे रियर व्यू मिरर एडजस्ट करते हैं ना लोग, फिर कार में कोई हाइट वाला बैठेगा तो चेंज कर लेगा, कोई कम हाइट वाला बैठेगा चेंज करके पीछे का व्यू प्रॉपर दिख जाए। तो हमें अपने सोच में थोड़ा सा माइनर चेंज कर लेंगे तो हमारी डीलिंग बेहतर हो जाएंगे। तो जो पेड़ का तना है वो समझ लो हमारा बिहेवियर है। तो जड़ से तने को ताकत मिल रही है और तने ने पूरे पेड़ को संभाल रखा है। अब जो ये संसार है पूरा पेड़, ये आध्यात्म में ऐसे प्रतीकों का बड़ा यूज है। तो इसमें फल लगते हैं, फूल लगते हैं, पत्तियां आती हैं, है ना। तो ऐसे दुनिया में अपने को कभी लाभ होता है, कभी हानि होती है, कभी निंदा मिलती है, कभी प्रशंसा मिलती है, कभी जीत मिलती है, कभी हार मिलती है। तो ये सिचुएशन क्या होती है, हम पे इम्पैक्ट डालती है, तो हमारा बिहेवियर भी बनता बिगड़ता है। अब क्या होगा कि किसी ने कुछ कहा और हमारा सारी लॉजिक बेकार है, गुस्सा आ गया, तो अब हम ठीक से लॉजिकली अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो सिचुएशन जो होती है ये हमारे बिहेवियर को बिगाड़ देती है ना। अच्छी खासी कोई स्पीच दे रहा है, किसी ने कोई टेढ़ा सवाल कर दिया या कुछ अपोजिट बोल दिया, इनका दिमाग आउट हो गया, गर्म हो गया, दिमाग की बत्ती गुल। कहते हैं ना, इमोशंस की आंधी इतनी तेज आती है कि वो लॉजिक के दिए को बुझा देती है ना। तो आपको वो संभाल के रखने की ताकत देता है आपको अध्यात्म। अध्यात्म आपको स्ट्रॉन्ग पर्सन बना देगा। तो सिचुएशन कैसी भी होगी आप विचलित नहीं होंगे और सही डिसीजन ले सकेंगे। बस यही सारा खेल है ना, कि सिचुएशन कुछ भी आएगी वो हमारे
दिमाग को इन्फ्लुएंस करेगी और हम सही निर्णय नहीं ले पाएंगे। तो आध्यात्म हमें वो शक्ति देता है कि हम इस सिचुएशन का असर तो पड़ता है, जब तक हमने प्रैक्टिस नहीं करी है तो हमको भी गुस्सा आ रहा है, बुरा लग रहा है, तैश में आ रहे हैं, इमोशंस में अप डाउन हो रहे हैं। तो हम उस समय अपने आप को स्ट्रांग बना के हम चाहे तो इस असर को कम कर सकते हैं, और कम कर सकते हैं, बहुत कम कर सकते हैं, इतना कम कर सकते हैं कि जीरो। सिचुएशन चाहे कुछ भी हो, आप निर्णय सही ले सकेंगे। वो स्थिति मैंने देखा है, बहुत से बस कंडक्टरों को बहुत अच्छी हैंडराइटिंग में लिख लेते हैं, आदत पड़ गई हिलती 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 बस में लिखने की उनको। वो मैंने मतलब प्रत्यक्ष देखा, मैं मिला भी हूँ, उसकी हैंडराइटिंग भी देखी मैंने। वो बोलता है अपने घर में टेबल पे आप इतना अच्छा नहीं लिख सकते जितना मैं चलती बस में लिख लेता हूँ। तो की है ना उसने प्रैक्टिस। तो ये जो आध्यात्म है ये हमारे बिहेवियर को अच्छा करता है, और बिहेवियर से हम लोगों पे डील अच्छा कर पाते हैं। तो ये स्टडी इतना बड़ा हार्वर्ड में किया उन्होंने, और ये हमारे हिंदुस्तान में गीता जी में इसी का वर्णन है। 5000 साल से इस टॉपिक पे बात चलती आ रही। रामायण का जो युद्ध है ना, सिर्फ 18 दिन चला, खत्म भी हो गया। कोई नहीं पढ़ता महाभारत, कोई नहीं पढ़ता उसको, क्योंकि उसमें इतने सारे कैरेक्टर हैं, सबकी लाइफ का वर्णन है पूरा। लेकिन गीता जी ऐसी है कि आज तक लोग पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, हर जगह अप्लाई करते हैं, क्योंकि उसमें क्या कहा गया है। इसमें हमारे काम का सिर्फ ये है कि उसका कौन सा सिद्धांत, कौन सा आइडिया, कौन सा लॉजिक, कौन सा फॉर्मूला हम आज यूज करके अपनी लाइफ को इजी बना सकते हैं, वो काम। इसलिए महाभारत से ज़्यादा वैल्यू गीता जी की है, और गीता से ज़्यादा उसमें उसका सार है। एक्चुअली वो महाभारत तो 18 दिन में ख़त्म हो गया, लेकिन हमारे अंदर जो महाभारत चल रहा है, हमारे इमोशंस का और हमारे मन का और हमारी बुद्धि का, क्या हमें अच्छा लगता है, क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या हम कर जाते हैं और क्या हमें करना चाहिए, ये द्वंद्व लगातार चलता रहता है हमारे माइंड में। तो इस महाभारत को ये अंदर, और पूरे 700 करोड़ लोगों में चल रहा है ये। हर अपने अपने हिसाब से हर व्यक्ति एक जंग ही लड़ रहा है। तो हम जब किसी से बात करते हैं ना, तो आध्यात्मिक व्यक्ति जानता है कि यार ये भी स्ट्रगल में है, ये भी बेचारा ट्रबल्ड वाटर में है। अगर ये कुछ थोड़ा सा आय बाय शाय हो भी रहा है तो कम से कम मैं डिस्टर्ब ना हूं, ये तो डिस्टर्ब है ही। तो उस पर बल्कि दया आती है। अब उसकी बात से हमको गुस्सा नहीं आएगा। थैंक यू सीमा जी। अब हमको दया आएगी कि यार ये डिस्टर्ब है, ये भी एक जंग लड़ रहा है ना। कहते हैं ना, इस दुनिया में सुखी वही है जो ये जान गया कि कोई भी सुखी नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बड़ी अच्छी पोजीशन पे आ जाते हैं जब हमको पता है कि सामने वाले के बेचारे के अंदर जद्दोजहद चल रही है, और हमने थोड़ा सा आध्यात्म मतलब अपना अध्ययन स्वयं का करके इस चीज को पकड़ लिया है कि यार इमोशंस को थोड़ा कम रख के, जहाँ इमोशन फायदेमंद है वहाँ इमोशन को जीरो नहीं करना है, रोबोट नहीं बनना है। पर कोई नया काम कर रहे हैं तो हमको आस्था चाहिए, फेथ चाहिए, आशा चाहिए, उम्मीद चाहिए, होप चाहिए, कॉन्फिडेंस चाहिए। ये सारे इमोशंस हैं, इसकी हमको ज़रूरत है, क्योंकि नया काम कर रहे हैं तो ये इमोशंस को साथ लेंगे। और जब करने जाएंगे हमको धैर्य चाहिए। कई बार हम सोचते हैं कि 3 दिन में कर लेंगे और 6 दिन लग जाते हैं, 3 घंटे में कर लेंगे और 6 घंटे लग जाते हैं। तो हमें धैर्य चाहिए, तो उस इमोशन की ज़रूरत है। लेकिन निराशा, हताशा, इन इमोशन की ज़रूरत नहीं है।
तो कौन से इमोशन हमें चाहिए, कब चाहिए, और फिर काम हो जाने के बाद, है ना, उछल के कई बार बड़ा बिगाड़ कर लेते लोग, है ना। दशरथ जी ने कर लिया था ना, खुश होकर उनको वरदान दे दिया कि 2 वर मांग लो जो चाहो। तो वहां भी बहुत ज्यादा ओवरजॉयड नहीं होना, बल्कि कई बार क्या होता है कि शतरंज में अपन हारी हुई बाजी को तो एनालाइज करते ही हैं कि यार क्यों हारे, क्या गलती करी, उससे अपना गेम इंप्रूव होता है, और जिस दिन जीत जाते हैं उस दिन खुश हो जाते हैं। लेकिन उस दिन भी एनालाइज कर लो कि उस दिन भी कुछ गलती तो की होगी ना आप खेल में, तो जीत गए ना, तो प्रैक्टिस थोड़ी छोड़ना है। तो वो इंटरपर्सनल रिलेशंस में ये आगे हो जाता है। वो कहते हैं ना, सब में ईश्वर देखता है, तो वो किसी का अनादर कर ही नहीं सकता, वो किसी के ओपिनियन को फेंक ही नहीं सकता, तो वो वैसे ही अच्छा सुनेगा, वैसे ही समझने की कोशिश करेगा, और वैसे ही वो आध्यात्मिक व्यक्ति रिसेप्टिव होता है। वो अपनी गागर को पूरी नहीं भरता, है ना, थोड़ी खाली रखता है कि सामने वाला भी कुछ देगा तो हम और आ सके तो कुछ हम अंदर भर तो सकें, तो इसलिए इनटेक मिलता है उसको। लेकिन जो घमंडी व्यक्ति होता है, वो गागर उसकी पूरी है, उसमें कोई डालेगा तो छलक जाएगा। तो आई एम ओके, यू आर ओके, इस सिद्धांत के साथ जीता है तो वो बैलेंस रहता है, प्लस इमोशंस का ख्याल रख के चलता है। वो कोई सी भी चीज आ गई तो उसमें से काम की, जैसे कहते हैं ना कि प्रशंसा में झूठ को पकड़ देख लो और आलोचना में सच को देख लो। वो प्रशंसा से, भाई प्रशंसा से अपने को क्या है, पहली चीज तो थोड़ी सी खुशी मिलती है, लेकिन इम्प्रूवमेंट तो आपको आलोचना से ही मिलेगा। जब कोई क्रिटिसाइज करेगा और आप ध्यान से सुनेंगे और उसमें कोई सच बात निकल जाएगी, तो आप इम्प्रूव कर जाएंगे, है ना। तो आध्यात्म अपना स्टडी है, लेकिन अपना इम्प्रूवमेंट है। ये सॉफ्टवेयर ऐसा है कि जो आप लगातार आप अपडेट कर सकते हैं, हर इवेंट के साथ कर सकते हैं। आपके जीवन में जब भी जो कुछ भी होता है बाहर, वो एक घटना है, और थैंक यू अनिला जी, और वो बहुत टेम्पररी है, लेकिन उसका हम पे जो असर पड़ता है ये बड़ा परमानेंट है, वो परमानेंट हो जाता है। बाहर तो एक बात हुई और खत्म भी हो गई, सामने वाले ने बोला और चला गया, हमारी एसिडिटी बढ़ रही है, हमारी नींद उड़ रही है, हमारी भूख उड़ रही है, बदले की भावना, हमारा समय वेस्ट हो रहा है, हमारी बॉडी में हीट अननेसेसरी बढ़ रही है। तो किस चीज को कैसे लेना, ये आध्यात्म हमको सिखा देता है। तो उससे एक तो हमारी लाइफ में एक ठहराव आता है, एक बैलेंस आता है, एक शांति आती है, और फिर हम जो भी कुछ करते हैं उसको बड़ा फोकस्ड होके करते हैं, तो उसमें रिजल्ट भी ज़्यादा आते हैं और अपनों को मेहनत भी कम करना पड़ती है ना। तो समझते भी सही है, समझाते भी सही हैं, ज़रूरी काम अपन करते हैं। तो आध्यात्म जो है ये कोई दूसरी दुनिया का नहीं है, ये एक्चुअली में हम पे वर्क करके हमको इम्प्रूव कर रहा है, और फिर हम दुनिया से टैकल, दुनिया में हमको क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है ये हमें नहीं पता, क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे ये हमारे हाथ में है, और ये ही हम आध्यात्म में सीखते हैं। अब मैं 5 मिनट में एक सवाल और है प्रेक्षा जी का, वो ले लेता हूं। उन्होंने कहा था कि क्या प्रेम सतर्कता से किया जा सकता है। देखिए, ये एक बड़ा, अभी हिंदी दिवस निकला है, तो हिंदी की आप रिचनेस देखिए कि कितने शब्द हैं, प्रेम, प्यार, स्नेह, है ना, इसके बाद इसके पैरेलल आकर्षण, लगाव वगैरह भी हैं। इंग्लिश में इसको लेके एक लव है। तो हम क्या करते हैं कि प्रेम और प्यार को एक ही तराजू में तौल लेते हैं, लेकिन ये दो बहुत अलग अलग चीजें हैं, है ना। प्रेम जो है ये हमारी भावना है अंतर मन की, है ना। जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, चोट आ गई,
हमें दया आ गई उस पर। तो ये दया आना, लेकिन दयालु होना ये अलग चीज है। दयालु इंसान होता है और दया किसी सिचुएशन में आती है ना। वही जैसे गुस्सेल और गुस्सेल है, हर बात में गुस्सा करता है, लेकिन कोई एक बात ऐसी हुई गुस्सा आ गया, ठीक है, बाद में फिर नॉर्मल हो गया, है ना। डर लगने की बात थी, डर लग गया, लेकिन डरपोक नहीं है वो। तो प्रेम क्या है, ये हमारा एट्रीब्यूट है। जैसे करुणा होती ना, करुणा वो परमानेंट है अंदर से, वो इंसान ही दयालु है। तो ऐसा प्रेम जो होता है ये हमारा अंतर मन का मामला, हमारी मनस्थिति है, एक ये अवस्था है। तो इसमें तो सतर्कता कोई स्कोप ही नहीं है, क्योंकि ये तो वन साइडर है और लापरवाह है, और देना ही देना है, इसमें पाना कुछ नहीं है। हाँ, प्यार जरूर होता है कि जिसमें टू वे रहता है, वो जरा सांसारिक है, उसमें हमको थोड़ा सा रिस्पांस तो वो किसी व्यक्ति विशेष से विशेष परिस्थिति में ही होना है, और परिस्थिति बदली या व्यक्ति बदला तो उसमें भी बदलाव आना है। तो जितने शर्त और तर्क हैं वो सब प्यार में शामिल हैं, और हम प्यार को और प्रेम को जब कंफ्यूज कर जाते हैं तो ये गलतफहमी हो जाती है। तो प्रेम इसीलिए ईश्वर से आप कर सकते हैं या प्रकृति से, क्योंकि उसमें कोई बदलाव नहीं आता। 10 दिन तक हम पूजा कर रहे हैं, बिल्कुल भगवान से लो लगी हुई है, उसके बाद 10 दिन नहीं करी, है ना, और फिर 11वें दिन कर ली, तो वहां से शुरू हो जाएंगे। लेकिन अब कोई हमारा फ्रेंड है, उससे रोज मिलते हैं, और 1 महीने नहीं मिले, बात बदल जाएगी। 1 दिन पूजा नहीं करी, भगवान वही रहेंगे, लेकिन 1 दिन आपने कुछ मनमाफी काम नहीं किया, दोस्ती में ट्विस्ट आ जाएगा। तो जितने ट्विस्ट और टर्न्स आते हैं इसमें, तो प्रेम वन साइडर ही होता है, इसमें प्रतिफल की आकांक्षा नहीं होती है। लेकिन अब कहीं ना कहीं माँ का प्यार बच्चों के प्रति प्रेम में आ सकता है काफी हद तक, क्योंकि वो बच्चे की किसी बात का बुरा ही नहीं मानती, चाहे वो कितने गड़बड़ कर दे। तो ये वन साइडर होता है प्रेम। पर अगर प्रतिफल की आशा है तो वो प्रेम नहीं है, वो एक्चुअली में प्यार है। और आकर्षण मतलब तो वो टोटल वन साइडर है ना, और बहुत ही बाहरी है। ये कितना अंदर की बात है, कितने बाहर की बात है। तो अब जैसे प्रेम है टोटल अंदर है, सामने वाला चाहे कुछ भी करे, मेरी तरफ से अच्छे वाइब्रेशन ही जाएंगे। और प्रेम में कहीं ना कहीं, प्यार में टू वे हो जाता है, और आकर्षण में वन वे है लेकिन बाहरी है, कोई चीज अच्छी लग गई तो ये उसमें जहां हमको रिस्पांस चाहिए वहां कम ज्यादा भी हो सकता है, ट्विस्ट एंड टर्न्स भी हो सकते हैं। तो वहां थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रख के अपना भी स्टांस चेंज करना पड़ता है अकॉर्डिंगली, वरना सेटबैक होता है। तो वही एक तरीके का एडजस्टमेंट रहता है। शादी में भी एक एडजस्टमेंट ही है कि भाई मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या चाहिए, दोनों ही अगर ये लगे रहेंगे तो कॉन्फ्लिक्ट होगा। तो उसमें प्लस माइनस अगर होगा तो इसमें दोनों तरफ से होता है, ये वन साइडर नहीं होता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान से समझ लें। वो प्यार भी बुरा नहीं है, लेकिन पहली चीज तो प्योर होना चाहिए, है ना, परमानेंट होना चाहिए, झूठा नहीं होना चाहिए, है ना। कमिटमेंट तो दिस इज ऑल्सो ओके, ये टुवर्ड्स प्रेम ही हो गया, चला गया, है ना। और नहीं तो फिर वो तो सौदेबाजी चली गई, तो जैसे डाउन गया तो सौदेबाजी चली गई, तो बुरा कुछ भी। फिर दूसरे कर्तव्य भी रहते हैं इंसान के, खाली प्यार से ही तो जीवन चलता नहीं है ना, दूसरे भी कर्तव्य रहते हैं, दूसरे भी काम करना रहते हैं, तो वो भी सब साथ में है ना। केवल ये भी गलत है, सब अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए तो जो लाइफ भी बड़ी सूझबूझ से समझदारी से ही चलती है। लोग कहते हैं ना प्यार के सहारे जीवन कट जाता है, नहीं प्यार तो हेल्प करता है, जीवन कटता तो समझदारी सूझबूझ से ही है, पर प्यार उसमें
मदद करता है, एक नाइस टाइम अपने को देता है ना। आई होप दैट वी हैव क्लैरिफाइड टू सम एक्सटेंट। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। नमस्कार।